रेडी? हाय एवरीवन, 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 6। आज मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज नथिंग, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में जो रुकावट पैदा करता है ना, जो मटेरियल, वो उतना ज़्यादा, उसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज नथिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड रेसिस्टेंस। ये एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ओके, देखो, मैंने तुम्हें बताया कंडक्टर क्या होते हैं, मैंने तुम्हें बताया इंसुलेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं बार बार उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। इंसुलेटर, लेटर्स। ठीक है, इंसुलेटर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इंसुलेटर का इलेक्ट्रिसिटी में कोई रोल ही नहीं है। देखो, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो फालतू है। ठीक है, हर किसी का कहीं ना कहीं यूज है। ओके, कंडक्टर का तो सबको पता है, लेकिन इंसुलेटर का क्या है? इंसुलेटर दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में इंसुलेटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इंसुलेटर दो तरह के होते हैं, नॉन डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेटर क्या होता है? मटेरियल। तो ये मटेरियल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। ठीक है, ओके। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। ओके, पोलर जैसे कि हाइड्रोजन एटम, नॉन पोलर हाइड्रोजन एटम, और भी बहुत से होते हैं। नॉन पोलर H2O, ग्लास, अरे यार क्या कर दिया, पोलर, पोलर H2O और ग्लास, और नॉन पोलर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये सारा आज डाइलेक्ट्रिक क्या, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसे 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 रास्ते में रुकावट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये सारी चीज़ बताऊंगा। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड रेसिस्टेंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेसिस्टेंस किस मटेरियल का कितना होता है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा आज मैं। उससे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बताऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेसिस्टेंस कैसे बताऊंगा, ये तो बताना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस स्पेस में कितना होता है? इलेक्ट्रिक स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रेसिस्टेंस देता है? मान लो ये एक देता है, तो इसके कंपैरिजन में ये कितना ये कितना देता है? ये इतना देता है इसके कंपैरिजन में, रिलेटिव टू दिस। ठीक है, ये रिलेटिव है। और क्या बोलते हैं, ग्लास कितना देता है? लगभग 7 से 8 गुना ज़्यादा देता है इसके कंपैरिजन में, स्पेस के में। ऐसे मिक्का कितना देता है? मिक्का भी एक सैंडस्टोन होता है, पत्थर ही होता है। ठीक है, एक रॉक होती है, वो इसके कंपैरिजन में, अगर ये एक है तो ये 3 से 6 गुना होगा। ठीक है, और वाटर, अगर ये 1 गुना रेसिस्टेंस किसी भी दो चार्ज के बीच में, फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन के बीच में ये रुकावट पैदा करता है, यानी कि वो एक है, तो ये इसके वाटर लगभग 80 गुना ज़्यादा रुकावट पैदा करता है। ठीक है, ये समझाऊंगा। कंडक्टर, कंडक्टर इन्फिनिट रुकावट पैदा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में। अगर ये एक करता है तो कंडक्टर कितनी रुकावट पैदा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में? इन्फिनिट। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में, ये भी याद रखना, एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में कंडक्टर इन्फिनिट रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है, जीरो ही बना देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर जीरो होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आज एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो हैव पेशेंस, कोऑपरेट विद मी, लेट्स गो। इलेक्ट्रिक फील्ड बताता हूँ सबसे पहले, रेसिस्टेंस बताने से पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखो, ये चार्ज है पॉजिटिव, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन का ढेर है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, ये इलेक्ट्रॉन का ढेर है। ठीक है, ये चार्ज है। अब ये बताया जाता है, हमने क्या बताया, जहाँ भी चार्ज होगा ना, चार्ज अपने चारों तरफ के स्पेस को मॉडिफाई कर देता है, और इसके उस स्पेस में अगर कोई भी दूसरा चार्ज आ जाता है ना, तो उस पर ये फोर्स लगाता है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो दूर फेंकने वाला फोर्स लगाता है, नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करने वाला फोर्स लगाता है। ठीक है, ये फोर्स लगाता है, इसका एक एरिया होता है चारों तरफ, ये अपने चारों तरफ एक एरिया क्रिएट कर लेता है। ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ अच्छी तरह से। ठीक है, कैसे कैसे स्पेस को मॉडिफाई करता है, इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, देखो, हमने क्या बोलते हैं, टर्नेडो देखा है? टर्नेडो देखे हैं, वो आता है हवा का। और भी क्या, साइक्लोन्स भी आते हैं, साइक्लोन भी हमने बहुत ज़्यादा देखे हैं। साइक्लोन की तरह एक हमने व्हर्लपूल भी देखा है, पानी में भावर बन जाता है, ऐसे 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 ऐसे।
पानी के सरफेस को, पहले पानी का सरफेस शांत होता है, बाद में एक व्हर्लपूल बनता है, एक भंवर बनता है कि ये अपना एक एरिया क्रिएट कर लेता है। मैं इसको बोलता हूँ कि ये भंवर का ये भंवर का फील्ड है, ठीक है, भंवर फील्ड बोल देता हूँ मैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूँ इस एनालॉजी को, ठीक है। तो इसके एरिया में अगर देखो इससे बाहर था तो ये कुछ नहीं कर पाता, लेकिन इसके एरिया में जैसी कोई चीज़ है, यहाँ पे बोट है, बोट वाले मजे कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ये बोट इसके एरिया में आएगा तो ये इसको धीरे 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 ले जाएगा अंदर, ठीक है। ये क्या है, ये भंवर है। इसी तरह इसने क्या किया, भंवर ने, इसने जो पानी का पहले शांत सरफेस था उसको मॉडिफाई कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। अब मॉडिफाई करने के बाद में इस मॉडिफाइड एरिया में अगर कोई आता है तो ये अंदर ले जाता है। सेम इसी तरह साइंटिस्टों का मानना है कि चार्ज भी अपने चारों तरफ के स्पेस को मॉडिफाई कर देता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं, ठीक है, हम नहीं देख पाते हैं उसे। हमारे पास ऐसा कोई माइक्रोस्कोप, कोई स्कोप नहीं है, ठीक है, जिससे हम समझ पाए कि वो कैसा होता है। तो स्पेस चार्ज भी अपने चारों तरफ के एरिया को मॉडिफाई कर देता है। तो हम बना लेते हैं अपने अंदाजे से कि मान लो उसकी वो ऐसे करता होगा, उसमें से फील्ड लाइन निकलती है, फील्ड लाइन, ठीक है। फील्ड लाइन क्या होती है, चार्ज से 90 पे निकलती है, 90 पे, ठीक है, चार्ज से 90 पे निकलती है, 90 पे, चार्ज से 90 पे निकलती है, फील्ड लाइन निकलती है। ये फील्ड लाइन निकल के इन्फिनिट तक जाती है, इन्फिनिट तक, देखो इन्फिनिट तक, इन्फिनिट तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक किसी चार्ज की फील्ड लाइन इन्फिनिट तक जाती है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्फिनिट तक होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि उसका क्षेत्र, उसका इलाका वही होगा जिसमें वो अपना फोर्स आजमा सके या फिर उसका डोमिनेंस हो वहाँ पे, जहाँ पे वो अपना फोर्स किसी पे लगा सके, पॉजिटिव हो तो उसको रिपेल कर सके और नेगेटिव हो तो उसको अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, उस इलाके को, ठीक है, उस इलाके को, उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। ये नहीं है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इन्फिनिट तक जा रही है तो सारा का सारा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ब्रह्मांड में इन्फिनिट तक जा रही है तो किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्फिनिट तक होगा, नहीं, उसका एक डेफिनेट डिस्टेंस तक होता है, फील्ड लाइन इन्फिनिट तक जाती है, ठीक है। उसके फील्ड को, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसका किसको कहा जाएगा, जिसमें वो अपना फोर्स किसी पे एक्सपीरियंस करा सके, किसी पे एग्जर्ट कर सके, ठीक है, वो उसका फील्ड होता है, ठीक है। तो हमें एक्चुअल मॉडिफिकेशन का पता नहीं है, हमें इमेजिनरी मॉडिफिकेशन बना रखा है, ठीक है। पॉजिटिव से हम मानते हैं कि फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाती है, ठीक है। और अब नेगेटिव का बनाता हूं मैं। नेगेटिव का देखना, फील्ड लाइन सरफेस से परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, ये जाएंगी इन्फिनिट तक, इन्फिनिट तक, इन्फिनिट तक, और ये इसका एरिया होगा जिसमें ये किसी भी दूसरे चार्ज पे अपना फोर्स एक्सर्ट कर सके। इससे बाहर अगर कोई चार्ज रखा है, मान लो वो चाहे अप्रोच टू जीरो, लगभग जीरो के बराबर हो, तो भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगा सकता, ठीक है। कोई ये बिल्कुल महसूस ही नहीं करेगा कि इधर कोई, इस साइड कोई चार्ज भी रखा है, ठीक है, ये केवल इसमें एक्सर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव का हो गया। नेगेटिव की फील्ड लाइन अंदर की तरफ मानी जाती है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा इसमें, सेकंड चैप्टर में भी आएगा, वहाँ और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पढ़नी है तो उसके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन अब मैंने कर दिया है, ठीक है। और थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। देखना, पहले इस बोर्ड पे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, ना कोई फोर्स था, ना इलेक्ट्रिक फील्ड था, ना चार्ज था, कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं था। जैसे मैंने चार्ज रखा, चार्ज रखने के बाद में इससे निकलती, जैसे ये ऐसे है जैसे कि यहाँ पे कोई बल्ब हो और उसको मैंने बटन दबाया और वो रेडिएट हो जाता है चारों दिशाओं में। तो जैसे ही मैं यहाँ पे चार्ज लेके आया, इसकी फील्ड लाइन चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में, ठीक है। जैसे ही बल्ब को दबाने के बाद में उसकी लाइट चारों दिशाओं में रेडिएट होती है और लाइट की स्पीड से जाती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्पीड भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड ही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्पीड लाइट की स्पीड होती है। पहले चार्ज लेके आया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, ठीक है। और फिर एक ऐसा एरिया इसका बन गया कि उस एरिया में ही ये किसी पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, या उसको क्या बोलेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रिक, यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, यहाँ पे चार्ज रखा है, देखो फील्ड लाइन तो इस पे लग रही होगी, कोशिश तो कर रही होगी, लेकिन इस फील्ड लाइन की इतनी औकात नहीं होती कि इस चार्ज को अपनी तरफ खींच सके या रिपेल कर सके, ठीक है। ये बहुत कम हो जाती है, फील्ड लाइन की ताकत जैसे जैसे दूर जाती है बहुत कम हो जाती है। देखो ये रिप्रेजेंटेशन में भी स्पेस दूर, जैसे जैसे स्पेस बढ़ता जा रहा है फील्ड लाइन की ताकत कम होती जा रही है, जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं स्पेस, बट क्या बोलते हैं,
ये बढ़ती जा रही है, बढ़ने से इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि जितना पास होते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। दूर जाएंगे तो फील्ड लाइन में गैप बढ़ता जाता है, यानी कि उनकी पावर कम हो गई। एक लिमिट के बाद में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कोई पावर नहीं होती किसी चीज़ को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, ठीक है। ओके, अब देखना, अब क्या बताता हूँ मैंने तुम्हें बताया कि पहले मैं चार्ज लेके आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बल्ब की तरह रेडिएट हुई और वो इस स्पीड से पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और उसके चारों तरफ एक एरिया यानी कि स्पेस इस तरह मॉडिफाई हो गया कि उस मॉडिफाइड स्पेस में अगर कोई चार्ज आता है तो उसको रिपेल या अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि पहले क्या आया, चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद में फोर्स, ठीक है। देखो तो इसको कैसे क्रोनोलॉजी समझना, क्या होता है, पहले चार्ज आया, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद में फोर्स। अब उसमें कोई भी चीज़ आएगी चार्ज की तो उस पर वो फोर्स लगाए, ठीक है। ये तुम्हारे समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्पीड क्या होती है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल क्या होते हैं, ठीक है, वो कैसे बिहेव करते हैं। ओके 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 इंसुलेटर दो तरह के होते हैं, डाइलेक्ट्रिक और नॉन डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। अब देखना, अब बताता हूँ क्या होता है। देखो पहले दो चार्ज थे, सेम है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा क्योंकि बीच में क्या है, स्पेस में कोई भी आइटम, कोई मॉलिक्यूल वैक्यूम में कुछ नहीं होता, कोई किसी भी तरह का आइटम नहीं होता, ठीक है। तो ये यहाँ से अगर 100 फील्ड लाइन निकलेगी तो 100 की 100 ये मानो नेगेटिव है, नेगेटिव में जाएंगी, ठीक है। ये नेगेटिव में जो घुसती है तो यहाँ से निकलती है तो भी परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है, घुसती है तो भी परपेंडिकुलर टू सरफेस ही होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी यहाँ से निकली, इसमें से 100 निकली तो लगभग मान लो 90 चली गई, ठीक है, एक दो इधर उधर चली गई, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन इससे इस पे जाएगी उतना ज़्यादा ताकतवर फोर्स होगा, क्योंकि रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं है, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैक्सिमम फील्ड लाइन इस पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाती है और मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं इन दोनों के बीच में, ये स्पेस था, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई एटम नहीं थे, इन दोनों के बीच में मैं हाइड्रोजन गैस भर देता हूँ या फिर इन दोनों को मैं हाइड्रोजन गैस के डब्बे में रख देता हूँ। ओके 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 ओके, रख दिया मैंने हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल आ गए बीच में। ओके, ग्रेट ग्रेट, आई एम डूइंग ग्रेट। अब देखो पहले हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन नॉन पोलर होता है, यानी कि दोनों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेम होता है। ओके, वी कैन डू इट, ठीक है। अरे ये तो पॉजिटिव चार्ज ही था, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पहले ये था। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने दो चार्ज, पहले ये हाइड्रोजन गैस भरा हुआ था इसमें, फिर मैं दो चार्ज लेके आता हूँ Q1 और Q2। जैसे ही मैं लेके आया तो फील्ड लाइन, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, पॉजिटिव से बाहर निकलती है फील्ड लाइन और नेगेटिव में घुसती है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इधर शिफ्ट कर, ये देखो डाइपोल बन गया, देखो मोहल्ले बनते जा रहे, पोलराइजेशन हो गया। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होता है, इंडक्शन की वजह से क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन होने की वजह से अब देखो क्या होगा, अब मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें क्या होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। देखो मोहल्ले बन गए, जैसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इनका अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसका था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, चार्ज का फील्ड, इसको मैं बोल देता हूँ अप्लाइड, ठीक है, और इसका बोल देता हूँ इंड्यूस, इनका इंड्यूस, छोटे इंड्यूस हो गए। तो यानी कि ये इसको रिपेल करेंगे, ठीक है। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, जब यहाँ से 90 यानी कि 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकली थी तो यहाँ कितनी पहुँचेंगी, यहाँ पहुँचेंगी 70, ठीक है। रास्ते में यही खा जाएंगे ज़्यादातर एनर्जी को, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कुछ वो 70 भी पहुंचेंगी तो उतनी पावरफुल नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि उनकी ज़्यादातर एनर्जी को ये
ये जो हाइड्रोजन के एटम है ये ले लेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी वो यहाँ से निकली थी, पावरफुल थी। फिर उन्होंने इसको पोलराइजेशन किया, पोलराइज करने में उसकी एनर्जी चली गई, उनका उनका जो फोर्स लगा वो यहीं पे वेस्ट हो गया, ठीक है। तो जो फोर्स यहीं पे वेस्ट हो गया तो आधा फोर्स इस पे लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं, इसके रास्ते में हाइड्रोजन मटेरियल ने, डायरेक्टिव मटेरियल ने रुकावट पैदा कर दी, इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे स्पेस की अगर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या रेसिस्टेंस 1 होता है तो हाइड्रोजन का इतना होता है 1.6006 के आसपास, ठीक है। एयर का इतना होता है। अब मैं कहता हूँ कि हाइड्रोजन की स्लैब की जगह मैं दूसरी स्लैब रखता हूँ, ठीक है। ओके, हाँ, ये चार्ज, ये नेगेटिव। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ ग्लास, ग्लास को रख दिया मैंने, ग्लास को रख दिया। ग्लास में क्या है, ग्लास का रेसिस्टेंस इसके कंपैरिजन में स्पेस का 1 होता है तो इसके कंपैरिजन में ग्लास का होता है रिलेटिव लगभग 7 से 8, ठीक है। इतने गुना ज़्यादा रुकावट ये पैदा करता है इस चार्ज के फोर्स के बीच में, ठीक। पहले चार्ज आया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, फील्ड लाइन आने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, फिर वो फोर्स लगाएगा, फोर्स सबसे लास्ट में आता है, वो इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। फोर्स के रास्ते में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में ये मैंने ग्लास की स्लैब रख दी और ये पहले से ही पोलराइज होती है तो रास्ते में ये कुछ रुकावट पैदा करेगा तो उतनी फील्ड लाइन पहुंचेंगी नहीं, ठीक है। और अगर जो पहुंचेंगी वो भी कमजोर होकर पहुंचेंगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो स्पेस में दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस मान लो हर जगह सेम थी 1 मीटर, स्पेस में क्या बोलते हैं, अगर इसके बीच में 14 न्यूटन फोर्स था दोनों चार्जों के बीच में, तो आप क्या बोलते हैं ग्लास स्लैब मैंने रख दी है 1 मीटर की, क्या हो गई डिस्टेंस होगी सेम, ठीक है। तो इसके आने से इसकी क्या हो जाएगी, कम से कम 7 से 8 गुना कम हो गई, यानी कि कितना, 7 से 8 गुना कम हो जाएगी, तो कितना 2 न्यूटन फोर्स होगा, ठीक है। 1 मीटर डिस्टेंस पे स्पेस के अंदर इनके बीच में 14 न्यूटन फोर्स था। अगर उसी 1 मीटर की दूरी पे मैं रखता हूँ लेकिन बीच में ग्लास की स्लैब रख देता हूँ तो वो रुकावट पैदा करेगा, वो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी लगाएगा। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक फील्ड रेसिस्टेंस होता है, वो रेसिस्टेंस लगाएगा। उसकी वजह से जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए था उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ 14 था स्पेस में तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन हो जाएगा, लगभग 7 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। हो गया, ओके। वाटर में क्या है, अब वाटर की जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है वो 80 है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ये होती है कितने में, 20 डिग्री सेल्सियस पे। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर बढ़ता है घटता है तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बढ़ती है घटती है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मतलब इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस बढ़ता है घटता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस मीन इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में रुकावट बढ़ती है और घटती है, ठीक है। ये बताता हूँ मैं क्या होता है। ये मैंने चार्ज लिया, ये नेगेटिव चार्ज लिया, दोनों को 1 मीटर दूरी पे रखा सेम, ठीक है। क्योंकि अगर इनको मैं स्पेस में रख रहा था तो 14 न्यूटन था इनके बीच में फोर्स है। अब मैंने इनके बीच में वाटर में 1 मीटर पे रख दिए। वाटर में क्या होता है, वाटर होता है H2O। H2O क्या होता है, H2O एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर बोले तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन ये देखो इस पे इधर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पॉजिटिव डाइपोल बन गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे पहले तो क्या है कि ये ऐसे ही उल्टे सीधे एक दूसरे ऐसे थे, ठीक है। अभी मैंने कोई चार्ज नहीं रखा, वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे थे, ओके कोऑपरेट विद मी। उल्टे सीधे कहीं भी थे, इनकी ओरिएंटेशन कोई डेफिनेट नहीं थी, ठीक है। इनकी ओरिएंटेशन कोई डेफिनेट नहीं थी, ओके। लेकिन मैंने जैसे एक चार्ज रखा, जैसे मैंने चार्ज रखा ये पॉजिटिव, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, सारे के सारे। ये तो पहले से शिफ्ट था, ये कैसे शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ हो जाएगा और ये पॉजिटिव इसको रिपेल भी करेगा और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये भी कैसे हो जाएगा, ये भी कैसे हो जाएगा, सारे की ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। अब देखो, अब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। हर मटेरियल का अपना अपना डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट की वजह से
अलग अलग डाइपोल। देखो डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, दूसरा ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। ज्योमेट्री के हिसाब से भी अलग अलग डाइपोल मोमेंट होते हैं, ठीक है। कई बार किसी का डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन ज्योमेट्री अजीब होती है। ज्योमेट्री अजीब होने की वजह से जितना रेसिस्टेंस मटेरियल को लगाना चाहिए उतना नहीं लगा पाता, ठीक है। हम तो सोचते हैं ये तो बहुत ज़्यादा पोलर है, इसको तो बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस लगाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं वाटर का बताता हूँ। वाटर में ऐसा हो गया, अब क्या है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये सारा इसको अट्रैक्ट करेगा, इसके अंदर घुसेंगे, इसको स्पाइडरमैन की तरह, स्पाइडरमैन की तरह ये इसको आके ऐसे 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 अट्रैक्ट करना चाहेगा, ठीक है। सारे अट्रैक्ट करना चाहेगा, लेकिन रास्ते में पानी आ गया है, पानी आ गया है, H2 ने अपने आप को ऐसे ओरिएंट कर लिया है। पहले चारों तरफ चारों दिशाओं में थे, अब सारे के सारे ऐसे हो गए हैं। अब इसने रुकावट पैदा की, ठीक है। इनके अपने अपने पर्सनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए इनके पर्सनल, ठीक है। अब क्या है कि वो रुकावट इसकी आधी एनर्जी को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की आधी एनर्जी को खा जाएंगे, ठीक है। वो क्योंकि सारी आधी एनर्जी कहाँ चली गई, इनको ओरिएंट करने में चली गई, ओरिएंट करने में चली गई, ठीक है। और जैसे ही इनको हटाएंगे ना, फिर वो एनर्जी क्या होगी, रोटेशन एनर्जी में बदल जाएगी। जैसे मैं चार्ज को हटा लूंगा तो ये फिर से चारों दिशा में शिफ्ट हो जाएंगी, फिर 10 दिशाओं में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो एनर्जी वहां काम आएगी। अभी क्या है, पहले ये 10 दिशा में थे, जैसे ही चार्ज ले गया सारे ऐसे ऐसे शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो जब आधी एनर्जी इसमें जा रही है तो पूरा का पूरे फोर्स से अट्रैक्ट, पूरे के पूरे फोर्स से तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं, वाटर क्या करना, वाटर लगभग अगर स्पेस में क्या बोलते हैं 160 न्यूटन फोर्स था 1 मीटर, 1 मीटर दो चार्ज को मैंने रखा है एक गुलाम के। मैं ये जस्ट बता रहा हूँ, ऐसा 160 न्यूटन होता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अगर मैं मान लो कि एक एक गुलाम के मैंने दो चार्ज 1 मीटर की डिस्टेंस और वैक्यूम में रखे, तो उनके बीच में अगर 160 न्यूटन का फोर्स है, तो पानी में वही चार्ज एक एक गुलाम के 1 मीटर पे रखता हूँ तो कितना कम हो जाना चाहिए, 80 गुना कम हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80 गुना कम, ठीक है। देखो तो कितना हो जाएगा, यानी कि अगर वहाँ 160 ये था तो यहाँ 2 न्यूटन होना चाहिए, 80 न्यूटन इनका डिफरेंस, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स इन वाटर, ये रेशियो कितना आना चाहिए 80, ठीक है। ओके अब समझ गए। अब कंडक्टर का बताता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड रेसिस्टेंस। कंडक्टर में क्या होता है, स्पेस का तो देख लिया, मैक्सिमम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी लगभग 1 के बराबर, 0 के बराबर होती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं होता, ठीक है, दो चार्ज के बीच में, तो मैक्सिमम अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। अब कंडक्टर में क्या होता है, ये रख दिया मैंने, ये देखो 1 मीटर का कंडक्टर रख दिया मैंने, ठीक है। ओके, जैसे ही मैंने कंडक्टर रखा, कंडक्टर का मैंने क्या बताया था, जैसे ही मैंने यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये अट्रैक्ट करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड से इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ कमरे खाली हो गए, ठीक है, कमरे खाली हो गए, धीरे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड साइड धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से सीधा का साइड, एक ये लगभग 1 मिली सेकेंड का या बहुत मिली सेकेंड का प्रोसेस होता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एकदम इधर शिफ्ट हो जाते हैं, ये सारे के सारे कमरे खाली हो जाते हैं, और पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोटॉन की डोमिनेंस हो गई, और प्रोटॉन से फिर पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है, ठीक है। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ई पे, और ये इंड्यूस क्यों हो जाएगा ये, तो एक दूसरे को लास्ट में एक स्टेज आएगी, मिली सेकेंड में हो जाता है, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। जब कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये मान लो ये इसी के अंदर ही रखा हुआ था, ठीक है, ये इसके अंदर ही रखा हुआ था, दोनों ये कंडक्टर के अंदर ही रखे हुए थे, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जीरो है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो फील्ड लाइन एक दूसरे को, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहुंच ही नहीं पा रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब रेसिस्टेंस कितना है, कंडक्टर कितना रेसिस्टेंस देता है, इन्फिनिट, क्या बोलते हैं ये एप्सिलॉन, या फिर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर इन्फिनिट होती है। इन्फिनिट मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर तांबे की एक स्लैब लो, उसमें 2 छोटे छोटे छेद करो, और फिर उसमें चार्ज रख दो, अंदर चार्ज रख दो, और फिर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता लगाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी होगा वो जीरो होगा, याद रखना, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के बीच में एक सिस्टम सेट हो जाएगा, यहाँ पे एक मान लो ये तांबे की वो थी, इसके बीच में ये यहाँ पे क्या हो जाएगा,
नेगेटिव, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसका क्या था, ई अप्लाइड लगा लो, मैं इसको ई अप्लाइड कहता हूँ, ठीक है। इसका अपना था चार्ज का, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो फील्ड नहीं है तो फोर्स कहाँ से आएगा, फील्ड के बाद ही फोर्स आता है, ये मैंने सबसे पहले समझाया था, ठीक है। अब ये तुम्हारे आ गया समझ में, ठीक है। देखो अब तक जो मैंने तुम्हें बताया इलेक्ट्रिक परमिटिविटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेसिस्टेंस, वो किताब के बाहर से था लगभग, ठीक है। वो लगभग किताबों में ऐसा एक्सप्लेन शायद नहीं मिलता। अब मैं वो बताता हूँ जो किताबों में होता है। किताबों में क्या होता है कि वो ये वैक्यूम में कोई दो चार्ज रखे हुए हैं, उनके बीच में मान लो r डिस्टेंस है, ठीक है। ये Q1 है, ये Q2 है। फोर्स निकालना वैक्यूम में, F वैक्यूम 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। फिर क्या करते हैं, दोनों चार्ज उठाए, दोनों चार्ज को उठा के पानी में रख दिया, ठीक है। वही डिस्टेंस 1 मीटर, यानी कि वही डिस्टेंस r, यहाँ पे भी r थी वही r, ठीक है, Q1 Q2। लेकिन मीडियम चेंज हो गया है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम पे डिपेंड करता है। ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और ग्रेविटेशनल फील्ड मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ये शायद मैं बताना भूल गया, बताऊंगा, क्योंकि मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये वैक्यूम में फोर्स इतना था, वाटर में कितना होगा 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 r²। ये एप्सिलॉन नहीं होगा, ये होगा, ये होता स्पेस का एप्सिलॉन, ये स्पेस की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी यानी कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस फील्ड के लिए, ये स्पेस का रेसिस्टेंस होता है। और ये मैं कह देता हूँ वाटर का होगा, ठीक है। ये होगा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इसको डिवाइड कर दो, एफ वैक्यूम अपॉन में एफ वाटर, क्या होगा 1 ये Q1 Q2 r² कट गया। और इससे क्या, देखो अब क्या बच गया 1 ये नीचे क्या बन गया, ये सारा कट गया, और ये पलट के कितना आ गया, कर लेना इसको, ठीक है, वाटर। और ये इसका FW इज इक्वल टू दिस, ये रेशियो वैक्यूम के फोर्स और वाटर के फोर्स का रेशियो, या फिर उसकी परमिटिविटी, वाटर की परमिटिविटी और स्पेस की परमिटिविटी के रेशियो को के बोलते हैं। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। रिलेटिव किसके रिलेटिव, स्पेस के रिलेटिव, यानी कि स्पेस में परमिटिविटी क्या थी, और नहीं, स्पेस में परमिटिविटी क्या थी उसके कंपैरिजन में वाटर में क्या है। जब स्पेस की परमिटिविटी को वाटर की परमिटिविटी से डिवाइड करते हैं, वाटर के रेसिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, तो क्या आता है, जो भी वैल्यू आएगी वो ये रेशियो होती है। इस रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इस के को, इसको रिलेटिव परमिटिविटी, इसको के को ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं। वैक्यूम के फोर्स की ये क्या होता है, अब यहाँ से क्या आ गया, अब मान लो कोई भी चीज़ है, वैक्यूम के फोर्स को हमेशा ऊपर रखना है, या किसी भी मीडियम का निकालना है, किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है, उसके फोर्स को हमेशा नीचे रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मीडियम लिख देता हूँ, वैक्यूम का फोर्स बटे में मीडियम का फोर्स। इस रेशियो को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। वैक्यूम के फोर्स या मीडियम के फोर्स को जब ऊपर नीचे रखते हैं, काटते हैं, तो हम क्या आता है, मीडियम की परमिटिविटी बटे में स्पेस की परमिटिविटी, ठीक है। मीडियम की परमिटिविटी, स्पेस की परमिटिविटी, वैक्यूम का फोर्स, मीडियम का फोर्स, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, जब इसके बटे में इसको करते हैं, ठीक है। ये क्या आता है, इस रेशियो को क्या बोलते हैं, फोर्स के रेशियो को या परमिटिविटी या रेसिस्टेंस के रेशियो को क्या बोलते हैं, के, या फिर ई आर बोलते हैं। अब तुम्हें कहा जाता है कि मान लो कि ये रेशियो, वाटर का रेशियो यानी कि वाटर और इसकी परमिटिविटी का रेशियो, या फिर वाटर या वैक्यूम के फोर्स का रेशियो कितना है, 80 है। इसका मतलब क्या कह रहा है वो, K = 80। इसका मतलब क्या कह रहा है वो, ER = 80। जब उसने ये दे दिया तो तुमसे कहता है कि मुझे बताओ कि वाटर की परमिटिविटी क्या है। मैंने वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी बता दी है, लेकिन मुझे तुम परमिटिविटी बताओ। रिलेटिव मैंने बता दी है, मुझे रिलेटिव नहीं चाहिए, वो तो मैंने बता दी है, मुझे परमिटिविटी बताओ। मुझे पता है कि उसने परमिटिविटी बता दी, तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला बता दिया, ये फॉर्मूला बता दिया उसने मुझे, ये वाला बता दिया उसने, कह दिया के क्या है, 80 है रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो
इसको यहाँ पे मैं भेज देता हूँ, ई डब्ल्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू 80, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन की वैल्यू ये कहाँ से आई और उसकी यूनिट क्या होती है, देखो मैं बताता हूँ। के क्या था, कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या था, के था, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये के की वैल्यू जब एक्सपेरिमेंट से निकाली गई तो ये थी, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं परमिटिविटी निकालता हूँ, परमिटिविटी को ऊपर ले जाता हूँ, फोर्स को नीचे लेके आ जाता हूँ, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी यूनिट निकालोगे तो क्या करोगे, ये फोर्स है न्यूटन, फोर्स की न्यूटन होती है, न्यूटन को ऊपर लेके आओगे तो पर लग जाएगा, माइनस की पावर लग जाएगी। ये कुलाम यानी कि कुलाम का स्क्वायर। ये क्या है, आर, आर की क्या होती है, लेंथ की मीटर, यानी कि मीटर का स्क्वायर, जब ऊपर आएगा तो माइनस का हो गया। ये निकालना तुम्हें आता है 11वीं में, ठीक है। तो इस पे क्या लगा दोगे, इसकी यूनिट क्या होगी, ये तो लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है, एक्सपेरिमेंटली निकालने पर पता चलती है, ये है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये वैल्यू है इसकी। और क्या कहते हैं, इसके बाद में मुझे क्या करना है, हाँ मुझसे पूछा था कि वाटर की परमिटिविटी बताओ, ओके। ये कितना है 885 10⁻⁻12, और ये कितना है 80, तो निकाल लूँगा वाटर की परमिटिविटी, ओके। अब मुझे कहते हैं गिलास की परमिटिविटी, मैं गिलास की रिलेटिव परमिटिविटी बताता हूँ। इनडायरेक्टली वो कहेगा के इज इक्वल टू, वो कहता है 7 है। मुझे बताओ कि गिलास की परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव तो मैंने बता दिया है, गिलास एप्सिलॉन के 7 गिलास, इसको यहाँ भेज देंगे 7 गुना ये 7 गुना 8.85 इंटू 10⁻⁻12, निकाल लिया, ठीक है, ओके। ऐसे ही वो कहता है कि कंडक्टर की बताओ मुझे, उसने कह दिया कंडक्टर की रिलेटिव परमिटिविटी स्पेस के कंपैरिजन में इन्फिनिट होती है। कंडक्टर बटे में स्पेस वैक्यूम इज इक्वल टू के इज इक्वल टू इन्फिनिट, ये यहाँ से जाएगा। तो कंडक्टर की परमिटिविटी क्या होगी, इन्फिनिट। रिलेटिव परमिटिविटी इन्फिनिट है तो परमिटिविटी भी इन्फिनिट, ये यहाँ जहाँ से इससे कोई भी चीज़ इन्फिनिट से मल्टीप्लाई होगी तो इन्फिनिटी बनेगी, ठीक है। ये तुम्हें समझ में आ गया, ये सारी चीज़ें किताबों में होती है। इससे पहले जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में रेसिस्टेंस। कौन मटेरियल यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कौन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना ज़्यादा रास्ते में रेसिस्टेंट वो लगाता है, उसकी उतनी ज़्यादा परमिटिविटी होती है। जैसे कि स्पेस की क्या थी 1, इसका गिलास क्या है, गिलास वो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये लगभग 7 से 8 गुना रास्ते में रुकावट पैदा करता है इसके कंपैरिजन में, स्पेस के वैक्यूम के कंपैरिजन में, ठीक है। और उसके बाद में फिर मिक्का कितना करता है, मिक्का एक रॉक टाइप होता है, 3 से 7 के बीच में करता है, ये भी अगर इतनी रुकावट पैदा करता है। ऐसे ही अगर वाटर होगा तो 80 गुना रुकावट पैदा करता है, ठीक है। अगर कंडक्टर होगा तो इन्फिनिट रुकावट पैदा करता है, ठीक है। ये चीज़ें तुम्हारा अच्छी तरह समझ में आ गया है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बाकी चीज़ मैं कल कराता हूँ। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, फॉलो द लॉकडाउन इंस्ट्रक्शन, गॉड ब्लेस यू, टेक